हम लोग गॉस लॉ को कंटिन्यू कर रहे थे और वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जहां पर हमने पढ़ लिया था एक रॉड के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ लिया था डिस्क प्लेट के बारे में, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए। वहां पर हमने फॉर्मूला भी देखा था कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमने देखा और आपको पता भी कि कंडक्टिंग के लिए और नॉन कंडक्टिंग दोनों का केस हमेशा ध्यान रखना है। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह पॉइंट थी कि आपको प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है और वह दूरी से इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब आप प्लेट से 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर कहीं पे भी रहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डिपेंड करेगी कि प्लेट कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग। उसके जस्ट आगे हमने पढ़ा तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट का अरेंजमेंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब जाकर के हमने देखा कि स्फीयर और सिलेंडर के केस में, तो स्फीयर और सिलेंडर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ध्यान रखना है कि क्या होता है। और आफ्टर दैट हम लोग एक और पॉइंट अच्छा पढ़े थे जहां पर हमने देखा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज प्लेस नहीं किया जा सकता है, वह चार्ज बाहर सरफेस पे चली जाती है। और साथ ही साथ एक चीज हमने यहाँ भी देखा था कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं स्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए, तो वहां पर रिजल्ट हमको देखने को मिला था कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता था, पुनः सरफेस पे जाकर के डिक्रीज करता था। तो चलिए आज के क्लासेस में हम लोग अब मतलब हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फिनिश हो चुका है। अब हमको कैलकुलेट करना होगा वोल्टेज या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे देखिए यह जो टॉपिक है, जैसे आपके बोर्ड में इसका एक छोटा सा रूप आ सकता है, बट इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट जैसे वोल्टेज वाला पार्ट है वह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और गॉस लॉ के एप्लीकेशन से तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो थोड़ा ठीक है इसको अच्छे से ही। और देखिए हमने कभी भी कोई चीज छोड़ के नहीं पढ़ाया है, भले हम लोग का सिलेबस में यह कह सकते हैं कि लेक्चर लंबा चला जा रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और सिंपली हम एक ही चीज जानते हैं कि एक बार करो बट अच्छे से करो, बार बार करने की जरूरत ना हो आपको। तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं वोल्टेज कि वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। और इलेक्ट्रोस्टेट वाले टॉपिक में आपको बताया गया था कि जैसे ही वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से लाते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो बेसिक वही है। और वहां से एक फॉर्मूला आया था कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट dr। ओके, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका भी यूज करेंगे। और दोनों का यूज करके हम किसी भी स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट पे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है, वोल्टेज अंदर वाले पॉइंट पे और बाहर वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हेडिंग डाला जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर, यानी कि स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज डिफरेंट पॉइंट पे कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम स्फीयर के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, जो स्फीयर थी वो दो तरह की थी, एक हो जाएगी सॉलिड और एक हो जाएगी हॉलो। अच्छा, हॉलो भी दो पार्टों में होगी। तो हॉलो का एक होगा कंडक्टिंग और एक होगा नॉन कंडक्टिंग। उसी तरह से जो आपकी सॉलिड है उसका भी दो पार्ट है, एक होगा कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोलेंगे, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोलेंगे, और यहां पे बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, हॉलो स्फीयर को थिन सेल भी कहा जाता है कहीं कहीं पे देखिएगा। और एक चीज और है, कहीं कहीं पे हॉलो को मेटालिक भी लिखा होता है कि सर मेटालिक कंडक्टिंग को लिखा होता है मेटालिक हॉलो स्फीयर। तो आपको समझ जाना है कि कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की बात कर रहा है। और आपको नॉन मेटालिक भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपको बताया जाएगा। और जैसे ही हम लोग कैपेसिटर शुरू करेंगे तो वहां पे बताएंगे। बस ये जान लेना है कि डाइलेक्ट्रिक जनरली नॉन इंसुलेटर या इंसुलेटर की तरह ही आपकी बिहेव करती है, नॉन कंडक्टिंग की तरह बिहेव करती है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो स्फीयर होगी वह दो तरह की हो सकती है, या तो वह सॉलिड होगी या तो वह हॉलो होगी। अब देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट किया था, तो हमने देखा था कि प्रॉपर्टी जैसे या तो आप सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लो, या तो आप हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लो, थीन सेल लो, चाहे नॉन कंडक्टिंग लो, सभी के लिए रिजल्ट सेम आएगा। और उसी तरह से एक सेपरेट हम पढ़ेंगे किसके लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो आपने यह देख लिया कि स्फीयर को हम कैसे कैसे बांटेंगे। तो हमारे पास स्फीयर दो तरह की हो सकती है, पहला होगा सॉलिड तो दूसरा होगा हॉलो। सॉलिड का भी दो पार्ट, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और हॉलो का भी दो पार्ट, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं वोल्टेज कैलकुलेशन। सॉरी,
ओके, यानी इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। या तो लीजिए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, या तो लीजिए हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में दो तरह की हो सकती है, या तो कंडक्टिंग या तो नॉन कंडक्टिंग। तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। जो भी वोल्टेज निकाला जाएगा बाहर वाले पॉइंट पर तो तीनों के लिए सेम होगा। तीनों के केस में सेम रिजल्ट आएगी, और अंदर वाले पॉइंट पर भी निकालेंगे तो तीनों के केस में सेम रिजल्ट आएगी। इसीलिए हमने क्या किया है, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तीनों को एक ही साथ, उसी तरह से हम वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लेंगे तीनों का एक ही साथ। और ये कैसा है, स्फीयर है। स्फीयर का केस हम पढ़ रहे हैं कि स्फीयर या तो सॉलिड कंडक्टिंग होगा, स्फीयर हॉलो होगा, कंडक्टिंग भी हो सकता है, हॉलो होगा तो इंसुलेटिंग भी हो सकता है। चलिए अब हम बारी बारी से एक स्फीयर लेते हैं। या तो थिन हो, या तो स्फीयर आपकी हो सॉलिड हो, बट कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। सभी के केस में सेम रिजल्ट आएगा। अब हम मान लेते हैं कि यह जो मेरा स्फीयर है इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब हम बारी बारी से पॉइंट लेंगे। फर्स्ट केस, इफ द पॉइंट P इज आउटसाइड, यानी यदि हमारा पॉइंट P आउटसाइड है तब हमको इस कंडक्टिंग स्फीयर, या ऐसा भी कर सकते हैं इस हॉलो स्फीयर के कारण किसी बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। चलिए यहाँ पे पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से R। तो इसके केस में क्या लिखेंगे कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल। आप सोच भी सकते हो जब R इस रेडियस से बड़ी होगी तो पॉइंट बाहर चला जाएगा। अब देखिए, या तो आप गॉस लॉ लगाइए। देखिए अब हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वोल्टेज हमको पता है। क्या क्या पता है हमको, देखिए किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या किसी भी हॉलो स्फीयर के लिए बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P का फॉर्मूला होता था KQ/R²। सही है, ये तो हम पिछले वाले रिजल्ट में देख सकते हैं, बताया भी गया है प्रूफ करके कि किसी बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ/R²। अब चलते हैं यहाँ, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E.dr। ओके, यह रिजल्ट सबको पता होता है, और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया गया है कि वोल्टेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमको पता करना इस पॉइंट पे वोल्टेज। हम करेंगे क्या, जैसे बेसिक जब आपको वोल्टेज सिखाया जा रहा था तो वहां पे बताया गया था कि इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेते हैं और वहां से हम प्लेस करते हैं किसी भी सर्टेन पॉइंट पर। वह पॉइंट किसी एक्सटर्नल फील्ड में होना चाहिए, और वहां से लाने में आपको पता है कि जब चार्ज को मूव कराएंगे और कोई भी फील्ड में होगा तो उस फील्ड पर क्या लगाएगा, उस फील्ड के कारण उस चार्ज पे फोर्स लगेगी। फोर्स है, और चूंकि आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो वर्क भी हो जाएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क हो गया तो वही बोलाता है कि वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट इज इक्वल्स टू वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि चार्ज इन्फिनिटी पर है। ओके, और आपको वोल्टेज किस पॉइंट का पता करना है, पॉइंट P का। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस R का वैल्यू लेंगे कहाँ, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहाँ पर, R पर। फिर से सोचिए लिमिट कैसे दे रहे हैं, हमने चार्ज को रखा इन्फिनिटी से लाना है, तो इनिशियल कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो R का इनिशियल वैल्यू इन्फिनिटी। फाइनली कहाँ लाना है, तो फाइनली लाना है इस सेंटर से R डिस्टेंस पे। तो देखिए इनिशियल कंडीशन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, फाइनल कंडीशन कहाँ पर, R डिस्टेंस पे लाना है। तो यहाँ पे देखिए, अब ऐसा इस फिगर को हम जरा सा रब कर देते हैं। देखिए वहां से क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन करिएगा तो v, और लिमिट कितना पर है, तो वोल्टेज एट पॉइंट P और वोल्टेज एट इन्फिनिटी माइनस, इधर देखिए माइनस साइन पहले से, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला हमने लिखा था KQ/R² इनटू dr। अच्छा, A डॉट V का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, और आपको पता है कि चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर और डिस्प्लेसमेंट भी बाहर, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए यहाँ था स्फीयर, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, और चूंकि आप डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंगल 0 डिग्री और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा लिमिट कितना था, इन्फिनिटी से लेकर के R। ये देखिए इसको लिख सकते हैं वोल्टेज एट P माइनस वोल्टेज एट इन्फिनिटी। और यहाँ आते हैं,
कांस्टेंट क्या है के क्यू, और अंदर में बचेगा 1/r² इंटू डी आर। लिमिट कहां से, इन्फिनिटी से आर। फिर आगे आएंगे, रिजल्ट क्या आएगा 1 इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाए, देखिए पहले वाला माइनस का साइन छूटे ना, यहाँ पे आते हैं तो माइनस के क्यू तो रहेगा ही रहेगा, और 1/r² का इंटीग्रेशन, तो 1/r² का इंटीग्रेशन हो गया -1/r, और लिमिट कहां से कहां, इन्फिनिटी से लेकर के आर। सही है ना, पावर ऊपर ले जाइएगा -2, और इंटीग्रेशन में पावर में ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, तो -2 + 1 तो -1, तो -1 किसी के पावर है तो 1/r भी लिख सकते हैं, और एक माइनस बाहर चला जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन करना है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इस रिजल्ट को थोड़ा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि वोल्टेज एट पॉइंट पी निकालना है, और सबको पता है कि इन्फिनिटी पे वोल्टेज 0 लेके चला जाता है, तो -0 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इस रिजल्ट को, ए वाला माइनस और ए वाला माइनस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हुआ के क्यू, और लिमिट देखिए 1/r, और लिमिट कहां से कहां, इन्फिनिटी और आर। अब बारी बारी से यहां से आएगा वोल्टेज एट पी इक्वल्स टू के क्यू, तो रहेगा ही रहेगा, और देखिए अपर लिमिट पहले पुट करेंगे 1/r माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/∞, और 1/∞ का वैल्यू क्या होता है 0, तो देखिए के क्यू इंटू 1/r माइनस 0। लास्टली आपको रिजल्ट आया वोल्टेज एट पॉइंट पी इक्वल्स टू के क्यू बाई, यानी हमें एक रिजल्ट पता चल चुका है कि किसी भी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, या कह सकते हैं किसी भी हॉलो स्फीयर के लिए, चाहे हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग हो या इंसुलेटिंग हो, सभी के लिए एक ही रिजल्ट है, और क्या है, यदि वह पॉइंट बाहर होनी चाहिए, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड, इन दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो इसका एक छोटा सा हम रिजल्ट लिख लेते हैं। देखिए इसमें बस सिंपल आपको इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, और आपको पॉइंट रखने आना चाहिए कि इनिशियली हम कहां से कहां पॉइंट रखें ताकि हमारा वोल्टेज कैलकुलेशन हो जाए। तो देखिए रिजल्ट क्या आया कि हमारा यही स्फीयर था। कैसा स्फीयर है, या तो कंडक्टिंग हो या तो हॉलो हो, हॉलो हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, उन दोनों के केस में बाहर वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट बाहर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया वह कितना आया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं, वोल्टेज या पोटेंशियल का वैल्यू आया के क्यू बाई आर, वोल्टेज का वैल्यू आया के क्यू बाई। तो बस आपको ध्यान रखना चाहिए यदि हॉलो में या तो सॉलिड हो या तो इंसुलेटिंग हो, दोनों के केस में आपको क्या मिलने वाला है, वोल्टेज एट द पॉइंट पी यानी आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाई आर। अब चलते हैं कि यदि मेरा पॉइंट, देखिए पहले पॉइंट मैंने आउट पे लिया है, अब हम पॉइंट लेंगे कहां, सरफेस पे, फिर पॉइंट कहां लेंगे, अंदर, और तीनों पॉइंट पे जब हम क्या कर लेंगे, वोल्टेज का कैलकुलेशन कर लेंगे, तो फिर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, और जैसे ही हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा यानी एक पार्ट फिनिश। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि यदि हमारा स्फीयर सॉलिड तो हो और नॉन कंडक्टिंग हो, उस केस में बाहर वाले पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, स्फीयर के सरफेस पे कितना होगा, मतलब गोले की सतह पर कितना होगा, गोले के बाहर कितना होगा, और गोले के अंदर कितना होगा। सेकेंड केस देखते हैं 2 नंबर, इफ पॉइंट P इज एट द सरफेस, यानी सरफेस पे होगी तब क्या रिजल्ट होगा, तो सरफेस पे होगी तब हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, दिस इज रेडियस r एंड दिस इज योर पॉइंट P। तो यहाँ पे फिर से अगर सरफेस पे निकालना है तो वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा, वहां पे आया था के क्यू बाई आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है आर, तो रिजल्ट आ गया के क्यू बाई आर। तो वोल्टेज एट द पॉइंट पी इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट द सरफेस। सही है क्या, यानी कि हमने देख लिया बाहर वाले पॉइंट पे, हमने देख लिया सरफेस पे, अब हमको कहाँ कैलकुलेट करना है, अंदर में, यानी मतलब ये जो पॉइंट पी थी बाहर, फिर सतह पर हो गई, फिर सतह के अंदर, मतलब कह सकते हैं कि स्फीयर के अंदर यदि पॉइंट होगी तब वोल्टेज कितना होता है।
यानी थर्ड केस देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो या मतलब थिन सेल हो कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, सभी के केस में वोल्टेज का वैल्यू Q/R बाहर वाले पॉइंट पे, अंदर सरफेस पे KQ/R, और अंदर में क्या होगा अब देखते हैं थर्ड केस। इफ द पॉइंट P इज इनसाइड, मतलब हमारा जो पॉइंट P है वह गोले के अंदर होनी चाहिए। इसका फिगर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, या तो कंडक्टर होना चाहिए, अगर ये हॉलो है तो हॉलो में हॉलो में इंसुलेटर भी चलेगा और कंडक्टर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हॉलो है तो उसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। ओके क्या? तो जब नहीं है और आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, इसी रिजल्ट का हम फायदा उठाते हैं और हमारा ये आंसर चलाएगा, रिजल्ट चलाएगा। देखिए कैसे करते हैं। इसका रेडियस कितना दिया हुआ था, चलिए इसका रेडियस ले लेते हैं कैपिटल, स्फीयर का रेडियस। इस बार देखिए पॉइंट P यहाँ पर है, मतलब कहाँ, सरफेस के अंदर है, और ये डिस्टेंस आपको हम दे लेते हैं स्मॉलर। तो लिखेंगे कि इफ पेज इनसाइड, तो इनसाइड के केस में R का वैल्यू कैपिटल R से छोटा होना चाहिए। लिखेंगे इफ R, या जो डिस्टेंस है यह रेडियस से छोटा है, इसका मतलब हमारा पॉइंट कहाँ है, अंदर है। और अंदर है तो फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे कि dV इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr का इंटीग्रेशन। सही है। अब जरा सा सोचेंगे कि कहाँ कहाँ का वोल्टेज हम ले, क्योंकि यह दो वोल्टेज का डिफरेंस है, हमको P का तो निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज एट P। सही है, तो वोल्टेज एट P, तो P पर डिस्टेंस कितना है, R लिख दें। अब सोचिए कि हम कहाँ का लें, इन्फिनिटी का लें या इन्फिनिटी से हमको आसान क्या रहेगा, क्योंकि हमको सरफेस का पता है। जब सरफेस का पता है तो हम सरफेस का ले लेते हैं। इन्फिनिटी का लेके बनाइएगा तो दिक्कत क्या आएगी पता है, क्योंकि इन्फिनिटी का लोगे तो देखो, अगर बाहर से लाओगे चार्ज तो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे KQ/R घटता, KQ/R, और जैसे ही सतह पर आओगे तो एक पर एक वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा KQ/R, मतलब डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। मतलब एक बार जैसे यहाँ लिखोगे रिजल्ट, देखिए यहाँ पे रिजल्ट आएगा KQ/R, और आगे बढ़ेंगे तो डिस्टेंस घटता जा रहा है, वोल्टेज बढ़ता जाएगा, एक पर एक सरफेस पे KQ/R पुनः एक पर एक चेंज होने लगेगा। इसीलिए क्या करना है, आपको सोचना ये चाहिए कि चूंकि यह दो वोल्टेज का डिफरेंस है, तो क्यों ना हम एक सरफेस वाला पॉइंट ले लेते हैं और एक पॉइंट P ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वोल्टेज एट द सरफेस, चूंकि सरफेस हमें पता है तो वोल्टेज एट द सरफेस, तो सरफेस का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। लिमिट रखने का यही तरीका है, आप कहाँ का वोल्टेज लेते हो वहां का डिस्टेंस रख दीजिए, सरफेस का वोल्टेज तो सरफेस का डिस्टेंस रख देंगे। इज इट ओके? अब इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। अच्छा, एक चीज हमें और देखो, चूंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0, तो यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, मतलब किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है तो यहां डालेंगे 0, तो देखिए dV का वैल्यू कितना आएगा। dV को जब इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां, सरफेस का वोल्टेज और वोल्टेज एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पे रखेंगे 0 इंटू समथिंग dr, और कुछ भी करोगे तो लास्टली यहां पे लिमिट था R और यहाँ पे लिमिट था स्मॉलर। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाती है। अब चलते हैं इस साइड, इसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए dV का, यहाँ पे dV है तो dV का इंटीग्रेशन हो गया V, और लिमिट कहाँ, तो वोल्टेज एट पॉइंट P, वोल्टेज एट द सरफेस इज इक्वल्स टू, इधर आइए, इधर तो 0 है। आप क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो वोल्टेज एट द पॉइंट P माइनस वोल्टेज एट द सरफेस इज इक्वल्स टू 0। हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है कि वोल्टेज एट द पॉइंट P इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट सरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हमको क्या पता लग रहा है, हमको यह दिख रहा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होती है, या कह सकते हैं किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर जो वोल्टेज होती है वह कितनी होती है, जितनी सतह पर होती है। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज है सरफेस के बराबर है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि कंडक्टर होगी तो सभी जगह
सरफेस पे और अंदर, क्योंकि पॉइंट यह जो पॉइंट पी है या तो यहाँ लो या तो यहाँ लो या तो कहीं पे भी लीजिएगा, सभी का रिजल्ट कितना आएगा, सरफेस के वोल्टेज के बराबर। और सरफेस के वोल्टेज को हमने अभी पढ़ा था कि वोल्टेज एट द सरफेस होता है के क्यू बटा कैपिटल आर। ओके क्या? तो हमने रिजल्ट, तीन रिजल्ट देखा। बाहर में तो के क्यू बाई स्मॉल आर, सरफेस पे तो के क्यू बाई कैपिटल आर, और अंदर में किसी भी पॉइंट पे चले जाइएगा तो वोल्टेज होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग में सॉलिड होना चाहिए। अच्छा, और हॉलो स्फीयर है, उन सारे केसेस में अंदर के किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज के क्यू बाई आर, मतलब हमारा जो स्फीयर है कंडक्टिंग या हॉलो है वो हमेशा कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब जिसके प्रत्येक बिंदु का वोल्टेज आपस में सेम है। अब यहां से हम इस रिजल्ट को थोड़ा अच्छे से समराइज कर देते हैं, पुनः ग्राफ बताते हैं। और एक रिजल्ट और देखिए, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, एक रिजल्ट हम क्या देखने वाले हैं, हमारे पास एक रिजल्ट कुछ इस तरह की आ रही है। देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ रही है कि यही हमारी स्फीयर है, जिसका रेडियस हमने माना था कैपिटल आर। देखिए एक बार पॉइंट, ये लाइन है, तो देखिए कहां कहां हमने पॉइंट लिया था। एक पॉइंट मान लेते हैं P1, एक पॉइंट मान लेते हैं P2, और अंदर वाली पॉइंट मान लेते हैं P3। आप तीनों पॉइंट को देखिए, कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो हो सकती है, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि किसी बाहर वाले पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, वोल्टेज का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू आया के क्यू बाई स्मॉल आर। सरफेस पे कितना आया, तो के क्यू बाई कैपिटल आर, और अंदर में कितना आया, के क्यू बाई कैपिटल। तीनों पॉइंट को देखिए, हमको क्या पता चलता है कि हम यदि हम स्फीयर के अंदर रहेंगे तो चाहे कहीं पे भी रहें वोल्टेज के क्यू बाई आर होगा, सरफेस पे कहीं पे रहे तो हमेशा वोल्टेज का वैल्यू कितना रहेगा, के क्यू बाई कैपिटल आर रहेगा। अब देखो हम इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, एक बल्ब लेते हैं। चलिए, और इसके दोनों एंड को इसके अंदर दो डिफरेंट पॉइंट पे रख देते हैं। ओके क्या? और आपसे पूछा जाए क्या यह बल्ब जलेगी, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि किसी भी एप्लीकेशन को, हमारी जो एप्लियंस है या कह सकते हैं बल्ब, रेडियो, एनीथिंग, उसको चलने के लिए वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखिए जरा, एक बल्ब तभी जलेगी जब वोल्टेज का डिफरेंस होगा। और आपने देखिए दोनों छोर कहाँ रखा है, दोनों इंट स्फीयर के अंदर, और स्फीयर के अंदर आपको पता है कि कोई भी पॉइंट लेंगे सबका वोल्टेज आपस में सेम होता है। तो इसका वोल्टेज के क्यू बाई कैपिटल आर और इस इंड का वोल्टेज के क्यू बाई कैपिटल आर। जब दोनों इंड का वोल्टेज सेम है, तो जब वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है। जब वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है मतलब विभवांतर नहीं है, विभव का अंतर होगा, यानी उसको विभवांतर कहते हैं। जब विभवांतर होती है तब यह बल्ब जलनी शुरू हो जाएगी, और यदि आप वोल्टेज का अंतर नहीं है तो यह बल्ब नहीं जलेगी। अब देखो कोई हमसे पूछे नहीं सर हमको तो बल्ब जलाना है, तब कैसे जलेगी, तो इसका एक इंड हम इसके अंदर रख देते हैं। ओके क्या? और एक इंड इसके बाहर रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा, अंदर में वोल्टेज के क्यू बाई कैपिटल आर और बाहर में वोल्टेज के क्यू बाई आर, मतलब दोनों जो वायर हैं उसके दोनों इंड का वोल्टेज में डिफरेंस हो जाएगा। जब वोल्टेज में डिफरेंस हो जाएगा तो बल्ब जलनी शुरू हो जाएगी। या ऐसा भी किया जा सकता है कि दोनों इंड को बाहर रखो, बाहर रखेंगे तो यह देखिए एक पॉइंट को यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट को यहाँ, तो चूंकि यहाँ का वोल्टेज कम है, यहाँ का वोल्टेज ज्यादा है, तो फिर से वोल्टेज का अंतर मिलेगा। अगर यहाँ पे रख के और आप बल्ब से ऐड करते हो तो यह बल्ब जलेगी, चलनी शुरू हो जाएगी। बट यही बल्ब को हम इन दोनों इंड को इसके अंदर रखते हैं तो बल्ब नहीं चलेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर दो डिफरेंट पॉइंट पर वोल्टेज का डिफरेंस 0 होता है। चलिए अब समराइज करते हैं, लास्टली रिजल्ट लिखते हैं। ये हम बस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ऐसा किए कि बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। इस बल्ब को अंदर के दो पॉइंट पे लोग नहीं जलेगी, बाहर के दो पॉइंट, कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट होनी चाहिए, दो डिफरेंट पॉइंट पे होगी तो जलेगी। हाँ, बहुत एक चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि दोनों एक ही लाइन, या सिंपली आपको पता है जैसे हम इलेक्ट्रोस्टेट में आपको पढ़ाए थे, तो इलेक्ट्रोस्टेट में आपको यह सारा चीज, इस तरह के सारे क्वेश्चन करा दिए गए कि बल्ब कब जलेगी, नहीं जलेगी, कब वोल्टेज का डिफरेंस होता है, कब वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होता है। चलिए अब रिजल्ट लिखते हैं और ग्राफ बना देते हैं। कैपिटल आर
R इज ग्रेटर देन R, मतलब P इज आउटसाइड। जब आउटसाइड होगी तो वोल्टेज का फॉर्मूला आया KQ/r। फर्स्ट। सेकंड देखिए, इफ R इज इक्वल्स टू R, मतलब पॉइंट P इज कहां पर है, ऑन द सरफेस। यानी यदि हमारी पॉइंट P गोले के सतह पर होगी तो वोल्टेज का फॉर्मूला कितना आया अभी, KQ/R। सही है क्या? अब चलते हैं थर्ड के पास। थर्ड, बाहर देख लिए, सरफेस पे देख लिए, अब कहां चलेंगे, अंदर। इसका मतलब P इज इनसाइड। इनसाइड का रिजल्ट कितना आया, वोल्टेज एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू KQ/R। अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, इस पर हमने वोल्टेज लिखा, इस पर हमने डिस्टेंस लिखा और मान लिया कि यह डिस्टेंस R है। अब देखिए जरा, यदि आपका डिस्टेंस R इस कैपिटल R से छोटा है, मतलब आप कहां हो, सरफेस के अंदर, ये हो गया इनर। और अगर आपका डिस्टेंस R जो है इस कैपिटल रेडियस से बड़ा है तो आप कहां हो, आउटर साइड। अब जरा सा इन तीनों रिजल्ट को देखिए। गोले के अंदर किसी भी पॉइंट पे रहिएगा, गोले के अंदर किसी पॉइंट पे रहेगा तो वोल्टेज कितना मिलेगा, KQ/R। यहां लिखेंगे, वोल्टेज किसी भी पॉइंट पे रखेंगे तो आएगा KQ/R। किसी भी पॉइंट पे, मतलब अंदर में हर एक जगह वोल्टेज सेम होगी। चलिए यहाँ पे, अब सरफेस पे कितना है, सरफेस पे KQ/R, तो सरफेस पे भी KQ/R। बट जैसे ही बाहर जाएंगे तो देख रहे हैं कि वोल्टेज रेडियस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वोल्टेज घटनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से ग्राफ कुछ इस तरह से चली जाएगी। इस ग्राफ को देख के आपको पता लगता है कि यदि हमारी डिस्टेंस कैपिटल R से छोटी है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, कैपिटल R से बड़ी है तो वोल्टेज आपको डिक्रीज करने लगेगी। यहां से भी आप सोच सकते हो कि बल्ब ला करके, ये जो आपकी बल्ब है इसका दोनों एंड यहां ऐड करोगे, वोल्टेज से में यह नहीं चलेगी। बट आप क्या कर सकते हो, यही बल्ब को एक एंड यहां कर दो, एक एंड यहां कर दो, बल्ब जलेगी। थर्ड केस, यानी यह बल्ब जलेगी। एक ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों को यहां लेके चल जाओ। अब देखिए, दोनों को लाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज अलग है तो यह बल्ब, एक कंडीशन है समझने के लिए। तो आप इसको नहीं बनाना है आपको, बस आपको यही ग्राफ बनाना है, ऐसा बस समझने के लिए है। चलिए, आपका नोट हो चुका होगा कि वोल्टेज किसी भी किसके लिए, स्फीयर के लिए। कैसा, कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग तो हॉलो होना चाहिए, और कंडक्टिंग हॉलो के लिए। सभी का रिजल्ट यही आने वाला। अब हम पढ़ते हैं लास्ट केस, स्फीयर के केस में। हेडिंग डालते हैं। सेकेंड पार्ट जो पढ़ना था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। रुकिए, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ओके, तो हेडिंग आपका हो चुका है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगी, इसका मतलब क्या है कि जब इस पर जो स्फीयर होगा, इस पर जो चार्ज दिया होगा वह पूरे आयतन में, पूरे वॉल्यूम में होगा। मतलब यहाँ भी होगा, इधर इधर सभी जगह होगा, सतह पर भी होगी और अंदर के प्रत्येक पॉइंट पर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, अब हमको फिर से वही काम करना है, एक बार पॉइंट बाहर लेना है, एक बार पॉइंट सतह पर लेना है, एक बार पॉइंट अंदर लेना है। अब जरा सा देखेंगे, इसका हमने रेडियस ले लिया है, मान लेते हैं कैपिटल R। इस बार देखिए पॉइंट P हम यहां लेते हैं। देखिए पॉइंट P, फर्स्ट केस, if P is outside, जब आउटसाइड होगा मतलब R is greater than R। अब पहले जरा सा आपको, जब पिछले वाले रिजल्ट में हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि यदि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था KQ/R²।
अब हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना है और हमको पता है कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है dV इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट कैसे प्लेस करें। तो देखिए लिमिट कैसे प्लेस करना है। हमको वोल्टेज कहाँ का निकालना है, पॉइंट P का, तो लिखेंगे वोल्टेज एट पॉइंट P। अब P का डिस्टेंस कितना है तो यहाँ लिखेंगे R। अब चलते हैं, एक और वोल्टेज कहाँ का पता होता है, तो सबको वोल्टेज इन्फिनिटी का पता होता है क्योंकि इन्फिनिटी का वोल्टेज 0 होता है, तो यहाँ लिखेंगे वोल्टेज एट इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। अच्छा, जब इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीवी का इंटीग्रेशन भी, और यहाँ से अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। चलिए इधर, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, माइनस साइन पहले से है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर और लिमिट इंफिनिटी टू आर। अब देखिए ए डॉट बी, और ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बाहर, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में। जब दोनों एक डायरेक्शन में तो एंगल कितना डिग्री, 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अब आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, वोल्टेज एट P माइनस वोल्टेज एट इंफिनिटी इक्वल्स टू, इसका देखिए कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, लिमिट इंफिनिटी टू आर। अब क्या है, देखिए वोल्टेज इस पॉइंट को देखिएगा, वोल्टेज एट पॉइंट P, और चूंकि इंफिनिटी का वोल्टेज होता है 0। चलिए यहाँ पर के क्यू ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 1 बाई आर स्क्वायर, ओके क्या, तो 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई आर, और यहाँ पर पहले से एक माइनस है। चलिए इंफिनिटी और आर, फिर से रिजल्ट कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया के क्यू। अब देखते हैं अपर लिमिट पुट करिए माइनस लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा के क्यू इंटू 1 बाई आर, और 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0। तो लास्टली रिजल्ट क्या निकल के आता है, यह रिजल्ट निकल के आया मेरे पास कि वोल्टेज एट द पॉइंट P इक्वल्स टू के क्यू बाई, यानी कि यदि हमारा स्फीयर सॉलिड हो और नॉन कंडक्टिंग हो तो बाहर वाले पॉइंट का रिजल्ट सेम आता है, के क्यू बाई आर, वहां भी आया था यहाँ भी आया के क्यू बाई आर, बस डिफरेंस होगा अंदर वाले पॉइंट पे। तो चलिए फर्स्ट केस हमने देख लिया। और देखते हैं सेकेंड केस, इफ पॉइंट P इज एट द सरफेस, इसका मतलब R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब हमारा जो पॉइंट P है वह कहां, ज्यादा हो गया, इफ पॉइंट P इज एट द सरफेस मतलब R इज इक्वल्स टू कैपिटल R। अब R इक्वल्स टू कैपिटल R है तो देखिए वहां पे वोल्टेज का फॉर्मूला आया था, देखिए के क्यू बाई स्मॉल r, तो जब सरफेस पर हो तो R का वैल्यू किसके इक्वल डाल देंगे, के क्यू बाई R, तो R इज रिप्लेस्ड बाई कैपिटल R, रिजल्ट आ गया के क्यू बाई कैपिटल R। तो इसी को लिखते हैं वोल्टेज एट द सरफेस इज इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल R। दिस इज द रिजल्ट। सही है क्या, तो हमने देख लिया बाहर में कितना के क्यू बाई आर, सरफेस पे कितना के क्यू बाई कैपिटल आर। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अंदर वाले पॉइंट पे, कि अंदर वाले पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा। थर्ड केस, थर्ड पॉइंट कि सॉलिड स्फीयर तो हम पढ़ रहे हैं नॉन कंडक्टिंग, बट इसमें तीसरा केस क्या है, थर्ड, कि इफ पॉइंट P इज इनसाइड मतलब R इज लेस देन कैपिटल R, कैपिटल R से छोटी होती है, तो उस केसेस में रिजल्ट कुछ ऐसे आता है। यह है आपकी फिगर, मान लेते हैं यहाँ आपकी रेडियस है कैपिटल R और इस बार पॉइंट P यहां है, दिस इज पॉइंट P, चार्ज है, सरफेस पे भी चार्ज है और बाहर भी चार्ज है,
क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा रहा था तो बताया गया था कि चार्ज सरफेस के अंदर भी होती है और सरफेस पर भी होती है, मतलब टोटल आयतन में, टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब आपको यदि पिछला रिजल्ट याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे वैल्यू आया था कितना, के क्यू आर बटा कैपिटल आर क्यू। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। कब? जब यह पॉइंट पी कहां हो, अंदर हो, इन साइड हो। इससे वही काम करेंगे, क्योंकि हम वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज का फॉर्मूला माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अब देखिए लिमिट पुट करेंगे, हमको निकालना है पॉइंट पी का, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट पी। पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, यहाँ लिखेंगे। अच्छा, आपको कहाँ का पता है, तो हमको सरफेस का पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज एट द सरफेस। तो यहाँ पे सरफेस का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, मतलब सरफेस का डिस्टेंस। देखिए सरफेस का वोल्टेज तो सरफेस का डिस्टेंस, पॉइंट पी का वोल्टेज तो पॉइंट पी का डिस्टेंस। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो हो गया बी, अपर लिमिट पी एंड लोअर लिमिट बी एस। इधर चलते हैं, देखो ए डॉट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो हो जाएगा ई डी आर और इंटीग्रेशन आर से लेकर के स्मॉल आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, के क्यू आर बटा आर क्यू। यहां से प्लेस कर दीजिए, के क्यू आर इंटू डी आर बटा कैपिटल आर क्यू का इंटीग्रेशन कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर। हम फिगर को रब कर देते हैं और बस अब आपको इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। देखिए उसका इंटीग्रेशन ज्यादा हो गया है। देखिए इसका वोल्टेज अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट कितना है, वोल्टेज एट पॉइंट पी, लोअर लिमिट वोल्टेज एट द सरफेस इज इक्वल्स टू, इधर आइए, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, के क्यू बटा कैपिटल आर क्यू माइनस साइन के साथ, और अंदर में बच रहा है आर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन, कहां से कहां, कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो देखो आर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर क्यू, और देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर बाई 2, और अपर लिमिट है आर एंड लोअर लिमिट कैपिटल आर। बस आपको सिंपल इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अब रिजल्ट आ रहा है माइनस के क्यू आर क्यू। अब आपको पुट करना है अपर लिमिट, अपर लिमिट पुट करिएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो आर स्क्वायर बाई 2। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचेगा के क्यू, और देखिए यहाँ आर क्यू है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट, तो नीचे बचेगा 2r, के क्यू बाई 2r। इधर कितना बच रहा है, माइनस के क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, और इधर बच रहा है पॉइंट आपका वोल्टेज एट द पॉइंट P माइनस वोल्टेज एट द सरफेस। अब चूंकि हमको पता है कि सरफेस का वोल्टेज होता है के क्यू बाई आर, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो आ रहा है वोल्टेज एट द पॉइंट P, एक साइन यहाँ पे लिखते हैं के क्यू इंटू आर स्क्वायर बटा 2r क्यू प्लस के क्यू बाई 2r, और इधर है माइनस में तो इधर चला गया प्लस में, तो बचा कितना, के क्यू बाई आर। अब आपको ऐड करने आना चाहिए, आपको वोल्टेज एट द पॉइंट P कितना निकल के आया है, माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यू प्लस, यहां से ले लीजिए कॉमन, के क्यू बाई कैपिटल आर, और अंदर में बच रहा है 1/2 प्लस 1 तो 3/2। ओके, अब क्या रिजल्ट आएगा, वोल्टेज एट द पॉइंट P, देखो यहाँ भी के क्यू है, यहाँ भी के क्यू है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, नीचे भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हम ऐसा करते हैं कि हम कॉमन लेते हैं के क्यू बाई कैपिटल आर। ओके,
अब अंदर क्या बच रही है, अंदर बच रही है यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2r², और इधर कितनी बच रही है, इधर बच रहा है 3/2। और थोड़ा सा अंदर की पॉइंट को लेते हैं, देखो ये बीच में प्लस का साइन है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं वोल्टेज एट द पॉइंट P इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर, इधर हो जाएगा 3/2 माइनस r² बाई 2r²। दिस इज द वोल्टेज एट द पॉइंट P। ओके, बाहर वाले पॉइंट पे, सरफेस पे, और सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिजल्ट होता है। अब हम इसको समराइज कर देते हैं और आपको उसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा देखिए, हम लोग ये क्यों पढ़े हैं, क्योंकि देखिए इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। इसके बाद हम 2-3 आपको न्यूमेरिकल का टाइप बताएंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। पुनः एक टॉपिक और छोटा सा बाकी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि आपने अच्छी वर्मा को भी देखा होगा बुक में, तो वहां पे भी प्लेट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, वो बताया जाएगा आपको। और साथ ही साथ हम लोग कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, या कह सकते हैं कि जो गोलीय जैसे खोखला गोला होता है, तो किस उसके अंदर चार्ज रखेंगे तो उसके दोनों सतहों पर कौन सा चार्ज आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सीखेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी हमारा काम है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो रिजल्ट देख लेते हैं। यही थी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस था कैपिटल आर। अब बारी बारी से हम ले लेते हैं, एक पॉइंट P कहाँ है, आउटसाइड। यदि पॉइंट P आउटसाइड है तो R इज ग्रेटर देन R, तो इसका रिजल्ट आया के क्यू बाई कैपिटल आर, फर्स्ट। सेकेंड, इफ पॉइंट P इज एट द सरफेस, मतलब R इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो वोल्टेज एट द पॉइंट P फिर से आया के क्यू बाई। थर्ड रिजल्ट क्या आया था, इफ पॉइंट P कहाँ हो, इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, पहली बार पॉइंट P बाहर, पुनः सतह पर, पुनः कहां लेना है, अंदर। जब अंदर होगी तो R इज लेस देन कैपिटल R, तो रिजल्ट कितना आया, के क्यू बाई कैपिटल R इनटू 3/2 माइनस r² बाई 2r²। अब इन्हीं तीनों की हेल्प से हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका कुछ इस तरह से है, दिस इज डिस्टेंस r एंड दिस इज वोल्टेज। यहाँ पर हम लेते हैं रेडियस कैपिटल आर, और आपको पता है कि यदि हमारा डिस्टेंस दूरी त्रिज्या से छोटा है तो हम अंदर होंगे स्फीयर के, और त्रिज्या से बड़ा है तो हम बाहर होंगे स्फीयर के, यानी इस गोले के बाहर, गोले के अंदर। अब देखिए यदि हम यहाँ है, मतलब r का वैल्यू 0 है, तो r का वैल्यू यहाँ 0 डालिए। जैसे ही 0 डालिएगा तो ये टोटल टर्म 0, तो लास्ट में बचेगा क्या, के क्यू बाई आर इंटू 3/2। तो हमको क्या पता लगता है कि यदि हम सेंटर पे होंगे तो हमारे पास वोल्टेज होगा 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर। अच्छा अब आप यहाँ से देखिए, के क्यू बाई आर कॉन्स्टेंट, 3/2 कॉन्स्टेंट, 2r² कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कौन है, स्मॉल r²। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो देखिए इसमें से घटना है इसको, तो कोई चीज घटती है तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो हमको क्या पता चल रहा है कि गोले के अंदर केंद्र पर वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा, और केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से वोल्टेज घटेगी। अब जैसे जैसे दूरी हमारी सतह पर चले आए, मतलब सरफेस पे, तो सरफेस पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे चले आएंगे, इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, के क्यू बाई कैपिटल। हम कहा चलाए हैं, सरफेस पे, और आपको पता है सरफेस के बाहर, तो देखिए आउटर पॉइंट पे कितना है, रिजल्ट स्मॉल आर यहाँ था, बाहर वाले पॉइंट पे के क्यू बाई आर, मतलब 1/r, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वोल्टेज घटनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब दूरी के साथ। यह ग्राफ हमको क्या बता रही है, जरा से देखिए, केंद्र पर वोल्टेज सबसे ज्यादा, जैसे जैसे केंद्र से दूर जाएंगे वोल्टेज घटनी शुरू हो जाएगी। सतह पर वोल्टेज कितना, तो देखिए यह सतह, तो सतह के सामने वाले पॉइंट को मैच कीजिए, के क्यू बाई, और जैसे ही सरफेस के बाहर चल जाएंगे, मतलब गोले के बाहर, तो दूरी बढ़ेगी तो वोल्टेज घटनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो हमारा ग्राफ हो चुका है। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे और इस वीडियो को फिनिश करेंगे। पुनः हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ न्यूमेरिकल का एक छोटा सा पार्ट कर लेंगे, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और साथ ही साथ वोल्टेज कैलकुलेशन। देखिए क्या क्या पूछ देता है, आपको दिया रहेगा कि यह
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और सरफेस का वोल्टेज दे देगा कि वोल्टेज एट द सरफेस है 30 वोल्ट, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वोल्टेज एट द सेंटर कितना होगा, केंद्र का वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि सरफेस के वोल्टेज और सेंटर के वोल्टेज मतलब दोनों के जो पोटेंशियल है उसके बीच रिलेशन क्या होती है। देखिए तो वोल्टेज एट द सरफेस फॉर्मूला आया था Q बाई कैपिटल आर, अब वोल्टेज एट द सेंटर तो कितना है, वोल्टेज एट द सेंटर है KQ बाई कैपिटल आर, बाहर में 3/2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो वोल्टेज एट द सरफेस बटा वोल्टेज एट द सेंटर, या ऐसा करो ना, सेंटर से इसमें डिवाइड कीजिए, तो वोल्टेज एट द सेंटर बटा वोल्टेज एट द सरफेस 3/2, क्योंकि इसको और इसको तो कैंसिल आउट हो जाना है, तो हमको पता चलता है वोल्टेज एट द सेंटर बराबर 3/2 इनटू वोल्टेज एट द सरफेस। सही है क्या, मतलब सतह का वोल्टेज सेंटर के वोल्टेज में कितना का रिलेशन है, 3/2 का रिलेशन है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बन जाते हैं, आपको सतह का वोल्टेज दे देगा 10 वोल्ट, तो देखो सतह की जगह 10 डालेंगे तो 2 इंटू 10 5 हो गया, 5 इंटू 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रिलेशन हमको पता चल चुका है कि Vc बराबर 3/2 इंटू Vs। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि वोल्टेज सरफेस का वोल्टेज यदि 10 वोल्ट है तो आपसे पूछेगा सेंटर का बताइए, तो सेंटर का फॉर्मूला लिखेंगे 3/2 इंटू वोल्टेज एट द सरफेस, तो 3/2 इंटू यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया, तो कितना वोल्ट, 15 वोल्ट। कभी कभी सेंटर का वोल्टेज मानते हैं कि सेंटर का वोल्टेज दिया हुआ है 30 वोल्ट, तो आपसे पूछेगा कि बताइए सरफेस का वोल्टेज कितना होगा, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे Vc बराबर 3/2 इंटू Vs, Vc की जगह 30 एंड 3/2 इंटू Vs, ये और ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से करोगे 10 इंटू 2 20। तो इस तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है कि केंद्र का वोल्टेज सरफेस के वोल्टेज का 3/2 गुना ज्यादा होता है। चलिए ओके, तो इस तरह से वीडियो फिनिश होती है। यहाँ पर हमने वोल्टेज कैलकुलेशन देखा था, अब इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।